हेलो गाइस। रूही और अबीर, मुझे ये दोनों नाम बहुत पसंद आए क्योंकि मिलते जुलते थे, पर यार मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने ये दोनों नामों को डिसाइड किया है। आप मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि मैंने ऑप्शन में अर्थ और तन्वी नाम रखे हैं। जल्दी से बताना कमेंट में। तो अब चलिए हमारे मेन ट्रक लाने की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं, और वह भी मेरे अंदाज में। तो गाइस चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी कहानी का आज का एपिसोड। जयपुर में सड़क के बीचों बीच आर्यन शाकाल की गर्दन दबोचकर बैठा हुआ था। इस वक्त आर्यन के स्माइल विद हॉर्न्स फेस पर एक खतरनाक स्माइल थी, जिसे देखकर शाकाल को डर लगने लगा। शाकाल को लगा था कि आर्यन खुद को गोली मारने के बाद बेहोश हो जाएगा, पर यहाँ तो आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। आर्यन ने शाकाल के गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट की थी, जिस वजह से शाकाल को उसकी गर्दन पकड़ती हुई महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से शाकाल ने खुद को संभाला और आर्यन से अपनी लड़खड़ाते जुबान में कहा, तुमने मुझे किस चीज की इंजेक्शन दी है? आर्यन ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बाद तुम्हारी बॉडी एक साइड से पैरालाइज हो जाएगी। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं और तुम मुझे उसका सही सही जवाब दोगे तो मेरे पास इसका एंटीट्यूड मौजूद है। तो अब ऑप्शन तुम्हारे पास है शाकाल, तुम निरंजन राणा के साथ वफादारी निभाओगे या फिर अपनी जान बचाओगे? चलो मैं बता देता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे बॉडी में एंटीट्यूड का भी असर होना बंद हो जाएगा। तो यूवर टाइम स्टार्ट नाउ। शाकाल ने जैसे तैसे खुद को संभाला। शाकाल का एक हाथ बुरी तरह से अकड़ना शुरू हो गया था। शाकाल ने अपने घबराए नजरों से आर्यन को देखा और कहा, तुम बस कैसे गए? तुमने तो खुद को गोली मारी थी ना? शाकाल की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन ने हंसते हुए शाकाल से कहा, क्या सच में तुम्हें मैं इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ कि तुम्हारे कहने भर से खुद को गोली मार दूंगा? और रही बात गोली लगने की, इतना कहकर आर्यन ने अपना सूट निकाल कर फेंक दिया। आर्यन के सूट के अंदर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और उस जैकेट के ऊपर कलर से भरी 2 बॉटल्स लगी हुई थी, जो एकदम खून की तरह दिख रही थी। ये देखकर शाकाल बुरी तरह से चौंक गया। शाकाल को लग रहा था कि उसने आर्यन को ट्रैप किया है, पर अब शाकाल को समझ में आया कि उसने आर्यन को नहीं बल्कि आर्यन ने उसे फंसाया है। शाकाल ने मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा, उसके सारे आदमी जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और आर्यन के सारे बॉडीगार्ड्स आर्यन को अभी घेर कर खड़े हुए थे। आज से पहले शाकाल ने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। शाकाल की ऐसी हालत देखकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा आर्यन मल्होत्रा को मारना तुम जैसे चूहे के बस की बात है? आर्यन मल्होत्रा वह तूफान है जो किसी छोटे से भवंडर से हार ही नहीं सकता, और तुम तो बवंडर कहने के लायक भी नहीं हो। और रही बात तुम्हारी मुझ पर अटैक करने की, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में पता नहीं था? इनफैक्ट मैंने ही तुम लोगों को खुद पर अटैक कराने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि चिड़िया जाल में तभी फंसती है जब वो घोंसले से बाहर निकलती है। और तुम्हारा वो गीदड़ बॉस, क्या नाम है उसका? निरंजन राणा। वह तो अपने बिल में छुप कर बैठा हुआ है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना। इतना कहकर आर्यन ने एक एविल स्माइल पास कर दी। आर्यन की बात सुनकर शाकाल ने गुस्से से घूरकर आर्यन को देखा। शाकाल के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या सच में अभी तुम मुझे गुस्से से घूर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी हालत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? 5 मिनट में से तुमने 2 मिनट वेस्ट कर दिए, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो जल्दी से अपना मुंह खोलो, वरना जिंदगी भर अपाहिज बनकर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें जान से तो अभी मार सकता हूँ, पर जब तुम बेड पर पड़े पड़े तड़पाओगे तब तुम्हें तिल तिल कर मरता देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। आर्यन की बात सुनकर शाकाल के फेस के एक्सप्रेशन अचानक से घबराहट में बदल गए। उसे यह सोचकर ही डर लग रहा था कि अगर वह अपाहिज हो गया तो उसका क्या होगा। शाकाल ने घबराहट के मारे आर्यन से कहा, पूछो मैं बताऊंगा, पर पहले मुझे तो एंटीडोट लगा दो।
शाकाल की बात पर आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें छोटा बच्चा लग रहा हूँ जो पहले तुम्हें खिलाना दे दो और बाद में कहूँ कि मेरी यह बात मान लो, और क्या भरोसा है तुम्हारा कि आंटी तो वोट लगाने के बाद तुम मुझे भैरवी का पता बता दोगे और यह भी बता दोगी कि वो जिंदा है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, हमारा टाइम तुम्हारे पास अभी 3 मिनट बचे हुए हैं। सॉरी, अभी 2 मिनट 46 सेकंड, तो जल्दी से बोलो वरना फिर। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया। सरकार ने घबराहट के मारे जल्दी से जिंदा है शाकाल की बात सुनकर आज पूरे 2.5 साल बाद आर्यन को उसके धड़कनें बढ़ी हुई महसूस। आर्यन के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में अब जाकर जान आई हूँ, वरना पिछले 2.5 साल से आर्यन एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। आर्यन ने खुद के एहसासों को संभाला और अपने भरे गले के साथ शाकाल से पूछा, क्या सच में वह जिंदा है? शाकाल ने अपना सर 2-3 बार हाँ में हिलाया। शाकाल की हाँ सुनकर आर्यन ने शाकाल से अगला सवाल किया, और वह कहाँ है? शाकाल ने इस बात पर वह मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ निरंजन राणा जानता है। शाकाल की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से में शाकाल को अपने पांव से जोरदार किक मारा। शाकाल 2 कदम दूर जाकर गिरा। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि निरंजन राणा तुम्हारा चचेरा भाई है, जिसके बारे में शायद किसी को पता ना हो, पर मुझे ये बात पता है। आर्यन के मुंह से यह बात सुनकर शाकाल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यह बात महज कुछ लोगों को पता दे। पर फिर शाकाल ने खुद को संभाला और हाँ, ये बात सच है, पर फिर भी मुझे इस बारे में नहीं पता। 15 दिन पहले ही जब राठौड़ फैमिली जयपुर आई थी, तब उसकी पुरानी जगह से निरंजन राणा ने उसे कहीं और शिफ्ट करा दिया था। पुरानी जगह मुझे पता थी, पर यह नई जगह मुझे नहीं पता है। आर्यन शाकाल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हारी जान लेने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और वैसे भी तुम्हारे पास अभी सिर्फ 1 मिनट ही बचा हुआ है। आर्यन की बात सुनकर शाकाल के माथे पर पसीने की बूंदें बाराही। शाकाल ने हड़बड़ी में आर्यन से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, बस मुझे इतना पता है कि वह जयपुर में नहीं है। आर्यन ने शाकाल की तरफ देखते हुए कहा कि तुम सच कह रहे हैं? शाकाल ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाएं और कहा, अब तो प्लीज मुझे एंटीडोट तो लगा दो, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। शाकाल की बात सुनकर आर्यन ने अपने पैंट की जेब से एक इंजेक्शन निकाला और शाकाल के गले पर उसे लगा दिया। शाकाल ने राहत की सांस ली, पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। शाकाल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शाकाल रोड पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शाकाल की यह हालत देखकर आर्यन ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्यों लग रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा? और जो मैंने तुम्हें पहले इंजेक्शन दी थी, वो इंजेक्शन एक नॉर्मल शुगर के इंजेक्शन थी। मेरे डराने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सच में तुम्हारी बॉडी अकड़ रही है, पर अब जो मैंने इंजेक्शन तुम्हें दी है, ये पॉइजन की इंजेक्शन थी। बस 2 मिनट बाद तुम्हारा काम तमाम। इतना कहकर आर्यन ने अपने पैंट की पॉकेट से अपने शेड्स निकाले और स्टाइल से पहनकर पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर स्टाइल से चलते हुए अपने कार की तरफ बढ़ गया। आर्यन के पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड स्टाइल के साथ चलने लगी। आर्यन के काफिले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड का हीरो एंट्री ले रहा है। पीछे से शाकाल दर्द से तड़पते हुए आर्यन की तरफ देख रहा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। आर्यन अपने गाड़ी में जाकर पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने भैरवी का खूबसूरत और मासूम चेहरा आ गया। भैरवी जिंदा है, ये सुनने के बाद से आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीने की वजह मिल गई हूँ। आर्यन में एक नजर शाकाल की तरफ लगातार अपने हाथ पर चला रहा था। कुछ देर तक आर्यन शाकाल को देखता रहा। आखिर में शाकाल की बॉडी में हरकत करना बंद कर दिया। आर्यन समझ लिया कि शाकाल मर चुका है। आर्यन ने ड्राइवर से गाड़ी को आगे बढ़ाने को कहा। ड्राइवर गाड़ी को लेकर जयपुर वाले महल पर चला गया। मुंबई में
सुबह का वक्त, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। सब लोग स्कूल पहुंच चुके थे पर अभी तक कार्तिक की कार वहां पर नहीं आई थी। सब लोग स्कूल के ग्राउंड पर कार्तिक, सुकून, रोहन, अंश और वंश का वेट कर रहे थे। अरमान इस वक्त एक तक बिना किसी एक्सप्रेशन के स्कूल की गेट की तरफ देख रहा था, क्योंकि कल जनार्दन जी जब सुकून को लेकर गए थे उसके बाद अरमान ने रात को सुकून से बात करने के लिए घर पर कॉल किया था, पर जनार्दन जी ने कॉल सुकून को नहीं दिया था। अरमान ने तभी मन बना लिया था कि वह जनार्दन जी को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। उसने जनार्दन जी को सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया था, बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी रह गया था। और अरमान ने सुकून से कल से बात भी नहीं की थी, इस वजह से उसका दिल काफी बेचैन था। उसके दिल को तभी सुकून मिलने वाला था जब उसकी एंजल उसके पास आएगी। तभी उसकी नजर गेट से अंदर आदि कार्तिक की कार पर गई। कार पार्किंग लॉट में रुक गई। कार की पिछली सीट से अंश, वंश और रोहन बाहर निकले को देखते भी अनन्या दौड़कर रोहन के पास आए। रोहन भी प्यार से अनन्या के गले लग गया। उन दोनों को ऐसे देखकर बाकी सभी हैरान हो रहे थे, पर सबने इस बात को इग्नोर किया। इन सबसे अलग अंश, वंश और आदित्य एक जगह पर खड़े होकर अपने सामने खड़े सभी लोगों को घूर रहे थे। आदित्य ने अंश, वंश से कहा, भाई मुझे तो लगता है अब हम तीनों ही बचे। देखो, इन लोगों ने बचपन में ही अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली। आदित्य की बात सुनकर अंश ने हंसते हुए कहा, हाँ, और जब हम कॉलेज में होंगे ये सब शादी भी कर लेंगे। आदित्य ने अंश की बात पर चढ़ते हुए कहा, तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो? अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने अभी से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और हम तीनों अभी तक सिंगल है, हमें भी अपने लिए कोई ढूंढनी होगी ना भाई। आदित्य की बात पर वंश ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और मुझे अपना टाइम बहुत प्यारा है। वंश की बात पर अंश ने चढ़ते हुए कहा, जब देखो तब पढ़ाई 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 करके करना क्या है? वंश ने हंसते हुए कहा, जो लोग करते हैं, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है जिसके लिए दिमाग की जरूरत है, और दिमाग पढ़ाई करने से मिलता है, पर उसके लिए खुद के पास दिमाग भी होना जरूरी होता है, पर वह तुम दोनों के पास नहीं है, इसलिए तुम दोनों अपना दिमाग फालतू चीजों में दौड़ा कर वेस्ट कर रहे हो। तीनों ऐसे ही आपस में लड़ने लगे, पर उनके सामने का सीन कुछ और था। आरजू कार्तिक की पीठ पर बंदर के बच्चे की तरह बैठी हुई थी और कार्तिक घूरकर आरजू को देख रहा था, क्योंकि जैसे ही कार्तिक कार से बाहर निकला वैसे ही आरजू लपक कर उसके पेट पर चढ़ी हुई थी और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरजू से लगातार की पिगी बैंड राइड देने को बोल रही थी। कार्तिक को इससे कोई परेशानी तो नहीं थी, पर इस वक्त उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि आरजू लगातार एक पैर से कार्तिक के पीठ पर गुदगुदी किए जा रही थी, जिससे कार्तिक को डर था कि कहीं आरजू गिर ना जाए। परंतु मांगने से आखिर में परेशान होकर कार्तिक ने उसे 2-3 चक्कर लगाकर जबरदस्ती फीट से उतार दिया। आरजू कार्तिक के ऐसे जबरदस्ती उतारने की वजह से गुस्से से मुंह फुलाकर ग्राउंड के बेंच पर जाकर बैठ गई थी और अब कार्तिक उसे मनाने में लगा हुआ था। वही आहिल दिव्या को गोद में बिठाकर ग्राउंड में बनी हरी घास पर बैठा हुआ था। दिव्या लगातार उससे सवाल पूछ रही थी और आहिल प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए उसके सारे सवालों का बड़े आराम से जवाब दे रहा था। रोहन और अनन्या उनसे कुछ दूरी पर घास पर बैठकर अपना अपना होमवर्क कर रहे थे, क्योंकि वह दोनों हमेशा साथ मिलकर ही पढ़ाई करते थे। दोनों एक ही क्लास में होने का यह एक और फायदा था, अगर दोनों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी तो दूसरा उसे सॉल्व करने में मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने काव्या की चोटी पकड़ी हुई थी और वह उसे खींच रहा था। काव्या अपने नाखूनों से रेहान की गर्दन पर कुरेश रही थी। वहीं राहिल और कीर्ति दोनों को चीयर अप कर रहे थे। कीर्ति जोर जोर से काव्या को कह रहे थे, काव्या यू कैन डू इट, इसे हरा सकती हूँ, और वहीं राहिल रेहान को चीयर अप कर रहा था, कम ऑन ब्रो, तू छिपकली को हरा सकते हो।
राहेल की बात सुनकर कीर्ति गुस्से से राहेल की तरफ पलटी और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूमते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छिपकली कहने की, गीदड़ के बच्चे अपने लिए गीदड़ का बच्चा। सुनकर राहेल भी टेंशन में किसी से कहने लगा, तो और क्या कहूँ, छिपकली की बहन बड़ी छिपकली अपने लिए भी छिपकली। सुनकर कीर्ति ने गुस्से से राहेल के बाल खींचना चालू कर दिया। राहेल न गुस्से से कीर्ति की भी चोटी पकड़ ली। अब वह चारों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही थी। उनकी लड़ाई हमेशा की तरह अभी भी चल ही रही थी। और सबसे अलग सीन चल रहा था हमारे अरमान बाबू और हमारे सुकून मैडम का। जब से सुकून स्कूल आई थी वो अरमान से बात नहीं कर रही थी। हालांकि अरमान की से बात ना हो पाने की वजह से सुकून भी काफी बेचैन की, पर उसने ठान लिया था कि वह अरमान से सॉरी बुलवाकर ही रहेगी। सुकून गुस्से से मुंह फुलाकर अरमान की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। सुकून को इस तरह खुद को इग्नोर करता देख अरमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अरमान ने अपना गुस्सा कम करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि अरमान सुकून को हट नहीं करना चाहता था। और ऊपर से कल ही उसको बुखार हुआ था, जिस वजह से अरमान फिर से सुकून को रुलाकर उसकी तबीयत खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अरमान ने प्यार से सुकून से कहा, एंजल आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अरमान की इतनी प्यारी आवाज सुनकर सुकून का दिल पसीज गया, पर फिर भी उसने अपने को जैसे तैसे कंट्रोल किया और अरमान की तरफ पलटकर अपना छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल करते हुए कहा, पहले आप हमसे सॉरी बोलो मिस्टर हैंडसम। आपने कल हमारे दादू को बुढ़ा बोला। हमारे दादू तो कितने हैंडसम है आपको पता है। दादू सबसे ज्यादा प्यार सुकून से करते हैं। आपको पता है जब हम घर गए तब उन्हें कितना ज्यादा उदास थी। दादू ने हमसे कहा कि जब आपने उन्हें बुरा कहा तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। वही सुकून की बात सुनकर अरमान ने अपने मन ही मन सोचा, तो इसलिए सब प्लानिंग मेरे होने वाले दादा ससुर के हैं। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी मिस्टर जनार्दन कपूर। आपने मेरी एंजल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, तो अब आप देखते जाइए कि अरमान राठौर आपके साथ क्या करता है। इतना कहकर अरमान ने एक डेविल स्माइल की। सुकून अरमान को स्माइल करते देखा और धीरे से कहा, हमने कहा ना आप हमें सॉरी बोलो वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे मिस्टर हैंडसम। अरमान में सुकून से ओके एंजल, मैं अपने लिए कोई और एंजल दूंगा, क्योंकि आप तो मुझसे बात नहीं करने वाले हो ना। यह वह अरमान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो सबके साथ होता था यार। ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्यारा सा बच्चा अपनी मम्मा को मनाने के लिए कोई अपनी तरकीब लगा रहा है। अरमान के मुंह से अपने लिए दूसरी एंजल को ढूंढने की बात सुनकर सुकून की आंखों में आंसू आ गए। सुकून के गालों पर बड़े बड़े आंसू लुढ़क रहे थे। सुकून की आंखों में आंसू देखकर अरमान आगे बढ़ा और सुकून के आंसू पहुंचक, क्या हुआ एंजल। सुकून ने जोर जोर से रोकर सिसकते हुए कहा, आप हमारे अलावा किसी और को एंजल नहीं बोल सकते। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। सुकून की बात सुनकर अरमान ने प्यार से सुकून को गले लगाकर कहा, पर आप तो हमसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए हम अपने लिए दूसरी एंजल ढूंढने की बात कर रहे हैं। सुकून ने जल्दी से सिसकते हुए कहा, हम आपसे बात करेंगे, आप अपने लिए दूसरी एंजल नहीं ढूंढोगे। सुकून की बात सुनकर अरमान के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। अरमान ने अपने स्माइल छुपाकर इनोसेंट सा फेस बनाकर सुकून से कहा, पर अगर आपने फिर से ऐसा कहा तो मैं क्या करूंगा एंजल। सुकून ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर अरमान से कहा, प्रॉमिस मिस्टर हैंडसम। सुकून आपसे प्रॉमिस करती है। सुकून हमेशा आपसे बात करेगी, पर आप भी सुकून से प्रॉमिस करो कि आप सुकून के अलावा कभी किसी को एंजल नहीं बोलोगे। अरमान ने अपने आगे सुकून के नन्हे से हाथ को देखा और अपना हाथ और हाथों पर रखकर कहा, आई प्रॉमिस एंजल, आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई एंजल नहीं आएगी। आप मेरी लाइफ की इकलौती एंजल हो। अरमान की बात सुनकर सुकून के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह मुस्कुराते हुए अरमान के गले लग गए। अरमान ने भी सुकून को गले से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया।
सुकून को प्यार से हग करते हुए अरमान ने मन ही मन कहा, मिस्टर जनार्दन कपूर, अब आपको पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। मेरी एंजल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी ना आपने, अब देखना यह अरमान राठौर क्या करता है आपके साथ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज का मेरा एपिसोड 3000 वर्ड प्लस का है, तो प्लीज यार कुछ तो कमेंट किया करो। इतना बड़ा एपिसोड लिखने के बाद भी आप नाइस लिखकर छोड़ देते हो। कुछ अपने ओपिनियंस मुझे देते रहो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। आप सबके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं अपनी स्टोरी को और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ। और मेरी 2 स्टोरी ऑलरेडी रनिंग पर है, आप लोग उसे भी पढ़कर देखिए, आप लोगों को वह जरूर पसंद आएगी। मैं अपनी नई स्टोरी 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे कुछ लोगों के नाम पसंद आए, पर आप फिर भी अगर किसी के पास कोई अच्छे नाम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि मैं अभी भी पूरी तरह से नामों को लेकर श्योर नहीं हूँ। और मैंने अपने पुराने सारे चैप्टर्स के नए कमेंट पढ़े। किसी ने लिखा था कि मेरी स्टोरी कॉपी है, प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि मैंने की स्टोरी की कॉपी की है। बिना वजह आप लोग ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मेरी स्टोरी कोई कॉपी नहीं है, यह मैंने अपने मन से लिखी हुई स्टोरी है। इनफैक्ट इसके जैसी कोई स्टोरी है ही नहीं। पॉकेट एफएम पर ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड स्टोरीज नहीं है, पर इतना ज्यादा चाइल्डहुड किसी स्टोरी में नहीं दिखाया गया है। चाइल्डहुड के नाम पर 10 या 15 एपिसोड बाद सब बड़े हो जाते हैं, पर मेरी स्टोरी कम से कम 100 एपिसोड तक चाइल्डहुड पर ही रहेगी। और आप सब लोग मुझे ये बताओ कि मेरी न्यू स्टोरी में आप लोगों को फीमेल ली का कैरेक्टर स्ट्रांग चाहिए या फिर क्यूट और शरारती, क्योंकि हर स्टोरी में फीमेल लीड ज्यादातर क्यूट और शरारत ही होती है, पर मैं अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को स्ट्रांग दिखाना चाहती हूँ। आप सब इस बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताओ। अगले 2 या 3 एपिसोड के बाद में स्टोरी में 4 साल कालिप लाने वाली हूँ। 4 साल के लिए काफी कुछ बदलने वाला है। मैं कुछ करेक्टर उसको स्टोरी से रिमूव करने के बारे में सोच रही हूँ। आप सब मुझे बताओ कि आप में लोगों को किसका कैरेक्टर पसंद नहीं है जिसे मैं स्टोरी से रिमूव कर दूँ। और रही निरंजन राणा की बात, तो वह अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसके साथ साथ बड़े वाले भी लेंस की एंट्री 4 साल बाद होगी। आए हो कि आप लोगों को तब ये स्टोरी पसंद आएगी। प्लीज गायब मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। न्यूज होने के बाद भी 100 लाइक भी नहीं होते। मुझे कितना बुरा लगता है इतनी बड़े बड़े एपिसोड लिखने के बाद भी। ग्राउंड में सभी लोग अपनी अपनी वालियों के साथ बैठे हुए थे, सिवाय हमारे त्रिदेव के। ये कोई और नहीं अंश, वंश और आदित्य थे। आदित्य उन सब की तरफ देखते हुए अंश और वंश से कह रहा था, यार हमारी लाइफ कब ऐसी होगी। आदित्य की बात पर वंश ने उसके सर पर टिप्पणी मारते हुए कहा, कितनी बार कहा इन लोगों पर ध्यान नहीं दे, इन लोगों का बस चले तो ये बाल विवाह कर ले। वंश की बात पर अंश और आदित्य जोर जोर से हंसने लगे। आदित्य ने हंसते हुए कहा, हाँ, और फिर इनके गुड्डा गुड़िया जितने छोटे बच्चे होंगे। ये कहकर आदित्य दे ग्राउंड पर लेटकर हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देख सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आदित्य को अंश और वंश ने जबरदस्ती उठाकर खड़ा किया और डांटते हुए कहा, पहले तुम ये पागलों जैसी हरकत बंद करो, वरना उनका तो पता नहीं, पर तुम्हें पागल समझकर हमें तुम्हें पागल खाने भेजना होगा। अंश और वंश की बात पर आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, क्या यार तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ पर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देखो उधर। इतना कहकर उसने अरमान और सुकून की तरफ इशारा किया। सुकून अरमान के गोद में दोनों पैर उसके कमर से लपेटकर उसके गले लगी हुई थी। अरमान एक हाथ से सुकून के सर को सहला रहा था। उन दोनों की तरफ देखकर आदित्य ने कहा, देखो तुम्हें जीजाजी भी मिल गए। इतना कहकर आदित्य फिर से हंसने लगा। उसकी बात पर वंश ने चढ़ते हुए कहा, ये तो हमें पता है, इनफैक्ट मेरी मम्मा और बड़ी मम्मा अरमान को तो अपना दामाद भी मान चुकी है।
वंश की बात पर अंश ने कहा, और हमारे घर पर आकर अरमान ने सबसे कहा भी था कि आपसे हमारी लिटिल प्रिंसेस उसकी अमानत है, जब तक वो बालिक नहीं हो जाती तब तक अरमान हमारी प्रिंसेस को हमारे साथ रहने देगा, उसके बाद वह सुकून को अपने साथ लेकर जाएगा। अंश और वंश की बात सुनकर आदित्य और जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इन लोगों को बचपन में प्यार करने का क्या भूत सवार हुआ है। उधर तुम्हारी बहन लेकर अरमान उड़ जाएगा और इधर, इतना कहकर उसने दिव्या और आहिल की तरफ इशारा किया और कहा, इधर मेरी इकलौती बहन को लेकर आहिल उड़ जाएगा। एक दिन अरमान, सुकून, आहिल, दिव्या तुम दोनों से और मुझसे आकर कहेंगे कि यह संभालो अपने भांजे भांजियों को, और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कब मामा बन गए। आदित्य की बात पर अंश और वंश ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मुझे लगता है सच में तू पागल हो गया है, इसलिए बार बार सुकून अरमान के बच्चों की बात कर रहा है। अरे यार सुकून को तो देख, हमारी प्रिंसेस अभी सिर्फ 5 साल की है और तू उसके बच्चों की बात कर रहा है। अंश वंश के बाद पर आदित्य ने अपना मुंह बनाकर कहा, मैंने कब कहा कि अभी उसे बच्चे होंगे, पर जब भी होंगे होंगे तो अरमान के हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अरमान सुकून को छोड़ने वाला, देख किसी को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। तुम लोगों को पता है उस दिन मैं सुकून से बात कर रहा था और मैंने गलती से वर्ड पर आदित्य ने जोर देते हुए का सुकून के हाथ को टच कर लिया था, तभी यह महाशय, इतना कहकर उसने अरमान की तरफ इशारा किया और कहा, पता नहीं कहां से अचानक प्रकट हो गए और इसने मेरा हाथ कसकर मरोड़ दिया यार। 2 दिन तक दर्द रहा, पता नहीं क्या खाता है, अभी सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में है, फिर भी इसकी स्ट्रेंथ किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से कम नहीं है। अंश ने आदित्य की बात पर सहमति में सर हिलाया और कहा, तुम्हारी तो छोड़ो, वह हमें भी हमारी प्रिंसेस को हाथ लगाने नहीं देती, बस कार्तिक भाई जैसे तैसे लड़कर प्रिंसेस को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जब कार्तिक भाई प्रिंसेस को गोद में उठाते हैं तब तुम अरमान के फेस के एक्सप्रेशन देखना, ऐसा लगता है जैसे वह कार्तिक भाई को कच्चा ही निकल जाएगा बिना डकार लिए। काफी देर तक वह तीनों ऐसे ही सब लोगों की चुगली करने लगे। आखिर में अपने आदित्य और वंश से कहा, यार ये लोग तो कपल बन गए हैं, अब हम लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे, हम अखंड सिंगल रहेंगे। वंश की बात पर आदित्य ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो शादी करूंगा, मुझे बच्चे भी चाहिए, वह भी 10। आदित्य की बात पर अंश ने चढ़ते हुए कहा, क्यों क्रिकेट टीम बनानी है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, सही सोचा, पर फिर भी क्रिकेट टीम में एक प्लेयर तो कम ही होगा ना। आदित्य की बात पर वंश ने कहा, क्यों, तू है ना, तू क्या करेगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अंपायर बनूंगा, आखिर मेरे इतने सारे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, कोई तो उन्हें निर्णय सुनाने वाला होना चाहिए, मैं अपनी वाइफ को उनके साथ खेलने के लिए रख दूंगा, वरना तुम लोगों को एक ना एक तो बच्चा हो ही जाएगा। इतना कहकर उसने अंश पर वंश से कहा, क्यों हो जाएगा ना? आदित्य को अंश और वंश की घूरती नखरे खुद पर महसूस हुई। आदित्य ने एक खिसियानी हंसी के साथ कहा, अरे तुम दोनों यहीं बैठा हूँ, मैं अभी अखिल के पास जाकर अपना होमवर्क दिखाकर आता हूँ, मैं भूल ही गया था, मुझे पहले उसे कुछ पूछना था। इतना कहकर आदित्य अपनी बैग लेकर उन दोनों के पास से भाग गया। आदित्य के जाते ही वंश और अंश में सर हिलाकर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमें एक दिन पक्का पागल करके छोड़ेगा। कुछ देर तक ग्राउंड में बैठने के बाद सभी लोग अपने अपने क्लास में चले गए। शाम को सभी लोगों की क्लास खत्म हुई और सब अपने घर के लिए निकल गए। शाम का वक्त, राठौड़ मैंशन। अरमान अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ देखकर डेविल स्माइल के साथ कह रहा था, तो अब आपकी पनिशमेंट शुरू होती है मेरे डियर दादा ससुर जी, आखिर आपने मेरी एंजल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, तो अब भूख आती है अपनी पनिशमेंट। इतना कहकर अरमान शैतानों की तरह स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई उसे देख करके ही नहीं सकता था कि वह एक 10 साल का बच्चा है। कपूर मैंशन। सब लोगों का रात का डिनर हो चुका था, अभी सब लोग हॉल में सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। जनार्दन
की गोद में सुकून बैठी हुई थी। जनार्दन जी सुकून को मनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अरमान ने सुकून से कहा था कि जनार्दन जी को वह पसंद नहीं है। इस वजह से जनार्दन जी सुकून को अरमान के खिलाफ बुरी बातें बताकर भड़काना चाहते हैं। पहले सुकून अरमान की बात नहीं मानी पर बाद में अरमान ने मायूस होने का नाटक करते हुए कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना एंजल? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए दूसरी एंजल देख लूंगा। अरमान के इतना कहते ही सुकून अरमान की बात पर मान गई थी। इसलिए वह जनार्दन जी से गुस्सा थी क्योंकि उसे भी लग रहा था कि जनार्दन जी को अरमान पसंद नहीं है। उसने अपने दादू से गुस्से में कहा, दादू आपकी वजह से हमारे मिस्टर हैंडसम हमारे जगह पर दूसरी एंजल ढूंढने वाले थे। अब आप बताओ, अगर वह दूसरी एंजल ढूंढते तो हम किसके साथ रहते? हमारे पास दूसरे मिस्टर हैंडसम कहाँ से आते? इतना कह सुकून ने मायूस सा फेस बनाकर जनार्दन जी की तरफ देखा। जनार्दन जी गुस्से में मन ही मन अरमान को कोस रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यही शैतान लड़का पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था, इसे एक नंबर का चालाक है। मेरी प्यारी पोती को अपने तरफ कर लिया। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी प्यारी पोती को उस शैतान का असली चेहरा दिखाया था, पर पता नहीं कैसे मेरी भोली भाली प्रिंसेस को फिर से अपने जाल में फंसा लिया। जब देखो तब उसके ही गुण गाती रहती हैं। अपने दादू को ऐसे अचानक सोच में गुम होता देख सुकून ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से जनार्दन जी के गालों को दबाते हुए कहा, दादू आप कहाँ खो गए? ऐसे खड़े खड़े आप क्यों सो गए? हाल में बैठे सभी लोग उन दादा पोती की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि उनके लिए अपनी प्यारी प्रिंसेस की कोई भी बातें बकवास नहीं थी। करण जी और अर्जुन जी तो ऑफिस से थके हारे घर आने के बाद अपनी प्यारी प्रिंसेस की आवाज सुनकर ही फ्रेश हो जाते थे। उनके लिए सुकून उनकी मेडिसिन थी जिससे उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती थी। जनार्दन जी सुकून की आवाज से होश में आए हैं और सुकून की तरफ देखते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं प्रिंसेस, आपने हमें माफ कर दिया ना, हम अब उस ठंडे शैतान को कुछ नहीं कहेंगे। वही अरमान को शैतान कहता देख सुकून ने गुस्से से घूर कर जनार्दन जी को देखा, और दादू वो हमारे मिस्टर हैंडसम है, और वह तो कितने हैंडसम हैं। आप उन्हें शैतान मत कहो, आप उन्हें प्रिंस कहो, वह प्रिंस हैंडसम है ना। सुकून की बात सुनकर जनार्दन जी ने मन ही मन कहा, बेटा दिखने में तो किसी प्रिंस से कम नहीं पर हरकतें किसी शैतान से कम नहीं है उसकी। पर सुकून की गुस्से भरी डांट सुनकर जनार्दन जी ने ये सब सुकून तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वह मन ही मन अरमान को कोस रहे थे क्योंकि जनार्दन जी बचपन से लेकर ही सुकून को लेकर काफी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट जब सुकून पैदा हुई थी तब जनार्दन जी ने सुकून को 12 दिन तक किसी को हाथ भी लगाने नहीं दिया था, सिवाय जिस दिन सुकून पैदा हुई थी सबने एक एक बार सुकून को अपनी गोद में लिया था। उसके बाद जनार्दन जी ने आयशा जी के अलावा किसी को सुकून को हाथ भी लगाने नहीं दिया था। सब लोग इस वजह से जनार्दन जी से काफी चढ़े हुए थे, पर जनार्दन जी ने सबसे साफ साफ कह दिया था कि जब तक सुकून का नामकरण 12 दिन बाद नहीं हो जाता तब तक कोई सुकून को हाथ नहीं लगाएगा। जनार्दन जी ने सबसे कहा था कि सबकी नज़र उनकी पोती को लग जाएगी। करण जी कितनी बार जनार्दन जी से रिक्वेस्ट करते थे कि बस एक बार वह अपनी बेटी को गोद में लेना चाहते हैं, पर जनार्दन जी ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था जो भी करना है वह सब 12 दिन बाद। 12 दिन तक जनार्दन जी ने पूरी फैमिली को हद से ज्यादा परेशान किया था। उसके बाद जैसे जैसे सुकून बड़ी हुई जनार्दन जी की पॉजिटिवनेस सुकून के लिए कम होने की जगह बढ़ती ही गई। जनार्दन जी हमेशा सुकून को अपनी गोद में बिठाकर ही खाना खिलाते क्योंकि जनार्दन जी को ये डर था कि कहीं सुकून घर में उनसे ज्यादा किसी और से प्यार करने लगे। जनार्दन जी हमेशा अपनी पोती से सबसे ज्यादा अटेंशन पाना चाहते थे। जनार्दन जी अभी सुकून से बात कर ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल पर जनार्दन जी के पास नोकिया का मोबाइल था।
यह मोबाइल जनार्दन जी के पास तब से था जब से इंडिया में मोबाइल लॉन्च हुआ था। जनार्दन जी ने यह मोबाइल सबसे पहले लिया था और जनार्दन जी का मानना था कि जो चीज़ उनके साथ हमेशा से थी उनकी जगह पर नहीं, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ का लाना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए आज भी वह नोकिया का छोटा सा मोबाइल ही यूज़ करते थे। उनके फ़ोन को रिंग करता दे सुकून ने कहा, दादू ये कितने जोर से बजता है, अपने पोती को तकलीफ हो रही है। ये सुनकर जनार्दन जी ने घूर कर फोन को देखा। उन्होंने मन ही मन इस फोन को बदलने के बारे में सोच लिया। अरे यार, एक तो अरमान और ऊपर से यह जनार्दन दादू भी, हद है यार। अब देखना इन दोनों की फ्यूचर में कैसे बनने वाली है। वैसे आप लोगों को इनकी लड़ाई देखकर काफी मजा आने वाला है। उन्होंने फोन पर देखा, फोन पर एक उनके पुराने नौकर का नंबर क्लास हो रहा था। यह उनका पुराना नौकर यहाँ से काफी दूर जनार्दन जी के पुराने गांव, जहां जनार्दन जी के दादाजी रहा करते थे, वहां का केयरटेकर था। जनार्दन जी के दादाजी उस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उस गांव में जनार्दन जी की पुरानी हवेली थी जो कि करीब 300 साल पुरानी थी। वह दिखने में काफी खूबसूरत थी। जनार्दन जी की फैमिली साल में एक बार जरूर उस गांव चाहती थी अपने पुरखों की याद में। जनार्दन जी ने कॉल पिक करते ही कहा, कहाँ हरी, बोलो। उधर से हरी ने कुछ कहा जिसे सुनकर जनार्दन जी के हाथ से फोन टूटकर नीचे गिर गया। ऐसे अचानक जनार्दन जी का रिएक्शन देखकर करण और अर्जुन जी, जो उनके सामने बैठकर कुछ विश्वनाथ की बातें डिस्कस कर रहे थे, वह झट से खड़े हुए और जनार्दन जी के पास आ गए। उन्होंने जनार्दन जी से कहा, क्या हुआ पापा, ऐसे क्यों, मोबाइल छूट गया आपके हाथ से? जनार्दन जी ने हकलाती जबान में कहा, वह हमारे पुराने गांव का, हमारा बरसों पुराना पुश्तैनी घर पता नहीं कैसे पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अभी अभी हरी का फोन आया था, अभी करीब 1 घंटे पहले ही वो पूरी तरह से जमीन में ढल गया। इतना कहकर जनार्दन जी उदास हो गए। करण जी ने जनार्दन जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि वह तो इतना मजबूत था और हम हर साल उसके रिनोवेशन भी करवाते थे, फिर वह ऐसे कैसे अचानक गिर गया? जनार्दन जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, वह तो मुझे भी नहीं पता, पर बेटा उस घर में मेरी बचपन की कई सारी यादें थी। यह सोच सोच कर ही कि अब उस जगह पर वो घर नहीं है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी फिर से जनार्दन जी का फोन बजा। जनार्दन जी ने कर्ण से इशारा किया। करण जी ने छुपकर फोन उठाया और जनार्दन जी को दे दिया। ये फोन जनार्दन जी के फेवरेट रेस्टोरेंट से आया हुआ था। ये रेस्टोरेंट जनार्दन जी ने खुद बनवाया था। जब वह जवान थे उन्होंने खुद से यह पहले स्टार्ट किया था, इस वजह से यह उनके दिल के काफी करीब था। उधर से उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा, सर यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई और कुछ ही देर में रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये सुनकर जनार्दन जी को दूसरा झटका लगा। उनके हाथ से मोबाइल फिर से छूटकर नीचे गिर गया। करण जी ने मोबाइल उठाकर अपने कानों से लगाया और मैनेजर की बात सुनकर उन्होंने अपने पापा की तरफ देखा। जनार्दन जी की आंखों में गहरी निराशा और उदासी दिखाई दे रही थी। आज एक ही दिन में ये 22 बुरी खबरें मिली थी। एक तो वह घर जहां पर जनार्दन जी का बचपन बीता था, उनकी बचपन से जुड़ी कई यादें वहां पर थी, और दूसरा वह रेस्टोरेंट जहां से जनार्दन जी ने अपनी खुद की शुरुआत की थी। अपने पापा का ये हाल है देखकर करण और अर्जुन को काफी बुरा लग रहा था। अर्जुन ने अपने पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, ये कैसे हुआ इसका हम जल्द ही पता लगा लेंगे। जनार्दन जी ने अपना सर बस हमें लाया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उनकी हालत ऐसे थी जैसे उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उनसे छीन ली गई हो। सुकून, जो जनार्दन जी के साइड में बैठी हुई थी, अपने दादू को इस तरह उदास देखकर वह अपने दादू के गले लगकर कहने लगी, दादू आप सैद मत हो, आपके पास सुकून बेब है ना, आप सुकून बेबी के साथ अच्छे अच्छे कार्टून देखो, फिर आपको अच्छा लगेगा। चलो हम डोरेमोन देखते हैं अपनी प्यारी पोती की।
बातें सुनकर जनार्दन जी, जो अपने पुराने घर और पुराने रेस्टोरेंट के ऐसे अचानक हुए नुकसान और हादसे की वजह से दुखी थे, उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उनके लिए उनकी इस प्यारी सी प्रिंसेस से बढ़कर कुछ नहीं था। जनार्दन जी ने प्यास सुकून के माथे पर किस किया और कहा, ओके मेरी प्रिंसेस, पर पहले दादू अपने रूम में जाते हैं। दादू का सर थोड़ा दुख रहा है, दादू थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद दादू और प्रिंसेस दोनों मिलकर कार्टून देखेंगे। ओके। सुकून ने अपना सर प्यार से हमें हिलाया और कहा, ओके दादू आप आराम कर लो। फिर सुकून और दादू दोनों मिलकर डोरेमोन देखेंगे। जनार्दन जी ने अपना मोबाइल उठाया और अपने रूम में आ गए। हालांकि वह सुकून के सामने काफी शांत थे, पर अपने रूम में आकर वह अपने बेड पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने उनके बचपन की याद आने लगी, जब वह अपने दादू के साथ गांव के उस घर में खेला करते थे। उन्होंने खुद से कहा, ये कैसे हो गया। तभी उनका मोबाइल फिर से रिंग हुआ। इस बार उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि पिछले 2 कॉल से उन्हें बुरी ही खबर सुनने को मिली थी। फोन उठाकर उन्होंने फोन पर कहा, अगर कोई बुरी खबर है तो मत बताओ, मैं पहले ही बहुत बुरी खबर सुन चुका हूँ, इसलिए जल्दी से बताओ। सामने से किसी के हंसने की आवाज नहीं, यह आवाज किसी बच्चे की थी। यह आवाज सुनकर जनार्दन जी ने कहा, कौन है। उधर से किसी की बेहद ठंडी आवाज आई, क्यों मेरे दादू, आप अपने होने वाले दामाद को भूल गए। ये कोई और नहीं, अरमान था। अरमान ने फोन पर टेरी उसी के साथ कहा, तो मेरे प्यारे होने वाले दादा ससुर, कैसे लगा मेरा सरप्राइज। आपने मेरी एंजल को मेरे खिलाफ भड़काने की प्लानिंग की थी ना, तो मैंने आपको उसका रिवार्ड दे दिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि जो कुछ भी उन्हें थोड़ी देर पहले पता चला, उन सब के पीछे अरमान का ही हाथ। उन्होंने गुस्से से फोन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम शैतान लड़के, मुझे लगा था कि तुम बस बोलने में ही खराब हो, पर तुमने आज मेरी बरसों पुरानी हवेली तुड़वा दी। मेरा सबसे पुराना रेस्टोरेंट, जिससे मैंने अपने कारोबार की शुरुआत की थी, उसे जला दिया। तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं। अरमान ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, मेरे अंदर दिल है, पर वह सिर्फ मेरे एंजल के लिए ही धड़कता है। और रही बात आपका बरसों पुराना घर तुड़वाने की, तो वह मैंने नहीं तोड़ पाया। वह बस आपके लिए यह वार्निंग थी कि अगर अगली बार आपने मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की कोशिश या फिर उसे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तो अगली बार पक्का आपकी हवेली जमीन में गड़ी मिलेगी। वह बस मैंने अपने आदमियों से कहकर आपके उस आदमी को डरा धमका कर आपको कॉल करने को कहा था, तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी हवेली बिल्कुल ठीक है। और हाँ, रही आपके रेस्टोरेंट की बात, तो वह भी बिल्कुल ठीक है। तो कैसा लगा मेरा मजाक मेरे होने वाले दादा ससुर जी। इतना कहकर अरमान हंसने लगा। तो समझ आया, जब कोई आपको आपके जान से कीमती चीज को दूर करने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है। तो अगली बार भूल से भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना आपकी बैंड बजाने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर नॉट, यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी सून। तो कहाँ, ये कैसा लगा आप सब लोगों को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।